स्टूडेंट्स, हेयर अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस के बारे में, और हमने कंप्लीट कर लिया था उसे। हमने पढ़ा था कि 3 फेजेस होती हैं और मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन फेज, उसके बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट अब हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर of spermatozoa। स्पर्म से स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्म के नॉर्मली 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इससे पहले हम स्पर्म के बारे में पढ़ें तो एक डायग्राम हम स्पर्म का बना लेते हैं। ओके, तो ये है स्पर्म, दिस इज एक्रोसोम। ठीक है, अभी बताऊंगी इसका काम क्या होता है। एक्रोसोम हेड पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस, दिस वन इज neck, centriole, this one is mitochondria, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ये स्विमिंग के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, एंड दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेल और एक्सोनीम। टेल पार्ट ऑफ स्पर्म इज नोन एज एक्सोनीम एंड हेड पार्ट ऑफ स्पर्म इज नोन एज एक्रोसोम। ओके, और ह्यूमन स्पर्म का ये डायग्राम है हमारा। और दिस वन इज मिडिल पार्ट, दिस पार्ट इज हेड एंड दिस पार्ट इज टेल। ओके, तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, स्पर्म क्या होता है। हेड पार्ट की सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेड से। तो नॉर्मली अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म 4 पार्ट इसमें होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पार्ट या मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, देयर आर फोर पार्ट्स इन अ स्पर्म। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज नेक, थर्ड वन इज मिडिल पार्ट या मिडिल पीस एंड फोर्थ वन इज इट्स टेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ हेड। तो हेड क्या होता है, इट इज़ फ्लैट एंड ओवल। फ्लैट होता है, ओवल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ह्यूमन स्पर्म में। ये कंपोज होता है, लार्ज पोस्टीरियर न्यूक्लियस इसमें होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहता है एंड अ स्मॉल एंटीरियर एक्रोसोम, और इसके बाद छोटा सा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस होता है ना, वो इसके पास कंडेंस डीएनए, ये कंसिस्ट होता है, इसमें होते हैं डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के पास डीएनए एंड कुछ बेसिक प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक्रोसोम फॉर्म करता है क्या, एक्रोसोम इज फॉर्म फ्रॉम गोल्गी एपरेटस। ये गोल्गी एपरेटस से बना हुआ रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से मिलके बना रहता है, और ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। इसके पास प्रेजेंट रहते हैं क्या, एक्रोसोम के पास प्रेजेंट रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि ये हेल्प करता है जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस टाइम पे
को पेनिट्रेट करने के लिए, एग में पेनिट्रेशन के लिए, कांटेक्ट के लिए ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, कौन सा पार्ट? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज टू कांटेक्ट एंड पेनिट्रेट द एग इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एग को पेनिट्रेट करने के लिए और एग के कांटेक्ट में आने के लिए स्पर्म इसका यूज करता है, इस एंजाइम का। ठीक है, तो ये हो गया हेड पार्ट। हेड पार्ट में क्या है? ये एक फ्लैट होता है, ओवल है। ह्यूमन स्पर्म के पास जो भी हेड वाला पोर्शन है और उसके बाद न्यूक्लियस होता है और छोटा सा एंटीरियर एक्रोसोम इसके पास प्रेजेंट है। और जो ये न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट करता है ओनली कंडेंस डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। ठीक है, एक्रोसोम गोल्गी कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ रहता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसके पास प्रेजेंट रहते हैं जो कि एग को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे या एग पेनिट्रेशन में और कांटेक्ट के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, ये तो हो गया क्या? हेड वाला पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन इसका होता है नेक। नेक पोर्शन, नेक बहुत ही छोटी होती है इसकी, बहुत ही शॉर्ट नेक होती है, जिसके बाद 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, वन बिहाइंड एंड एट राइट एंगल टू वन अनदर या वन एंगल टू द अदर। तो ये नेक बहुत छोटी सी इसकी होती है और 2 सेंट्रियोल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मीन्स नियर, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? फर्स्ट क्लीवेज और जायगोट। जायगोट में क्लीवेज होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लीवेज क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। क्लीवेज मीन्स टूट जाना। जायगोट तो सिंगल सेल होता है ना, ऐसे एक सेल ही तो होता है, फिर ये टूटता है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज ऐसे आती है, तो उसी को हम क्लीवेज बोलते हैं। तो ये क्लीवेज में, फर्स्ट क्लीवेज में ये हेल्प करता है। और डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है वो क्या करता है? एक्सियल फिलामेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। हेड एंड नेक के बारे में हमने पढ़ा। फिर आता है मिडिल पीस। मिडिल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिडिल पार्ट। तो ये क्या करता है? सिलेंड्रिकल होता है। दिस वन इज मिडिल पीस। मिडिल पीस जो होता है, और इसे पावर हाउस ऑफ द स्पर्म कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ एनर्जी है, तो इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये पॉजेस करता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि मोमेंट, टेल में मोमेंट बहुत ज़्यादा हो, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी हो, स्पर्म मोटिलेट कर पाए। और स्पर्म अगर मूव कर पाएगा तो फर्टिलाइजेशन इजीली हो पाएगा। ठीक है, जो स्पर्म जितना ज़्यादा मोटाइल होगा उतनी ज़्यादा हम एफिनिटी मानेंगे कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर वो करेगा, उतना ज़्यादा स्विम वो कर पाएगा ना, तो उसमें ये हेल्प करता है। अगर स्पर्म फेल हो जाता है कांटेक्ट करने में, अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अगर स्पर्म ऐसा होगा कि ओवम के साथ या एग के साथ वो कांटेक्ट करने में फेल हो जाता है, और कब कब करता है ये? एन ओवम विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड 24 से 48 आवर का ही इसके पास टाइम होता है स्पर्म के पास। कब? ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है, ओव्यूलेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ओव्यूलेशन के ठीक बाद 24 से 48 आवर तक ही एग जो है सर्वाइव कर सकता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो वो 24 से 48 घंटे ही होते हैं स्पर्म के पास कि वो जाके फर्टिलाइजेशन करे, कांटेक्ट करे एग के साथ। ठीक है, कहाँ पे होगा? एम्प्यूला वाले पार्ट में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के एम्प्यूला वाले पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो अगर ये फेल हो जाता है तो ये क्या करता है? इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और स्पर्म की वहीं पे डेथ हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टेल। टेल क्या होता है? बहुत ही लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है, टैपरिंग एंड इसका होता है, और ये साइटोप्लाज्म से मिलके बनी हुई रहती है। एक फाइन थ्रेड इसमें प्रेजेंट रहता है, अ फाइन थ्रेड, द एक्सियल फिलामेंट इसे हम बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट रहता है, जो कि पोस्टीरियर सेंट्रियोल यानी कि जो दूसरा वाला सेंट्रियोल था ना, उससे मिलके बना हुआ रहता है, एंड ट्रांसवर्स द मिडिल पीस एंड द टेल। तो जो एक्सियल फिलामेंट है वो पोस्टीरियर सेंट्रियोल्स के वो कहाँ से प्रेजेंट रहता है? लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, टैपरिंग होता है, और फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का तो बना रहता है। और एक fine thread, a fine thread, the axial filament arise from the posterior centriole से arise होता है and transverse the middle piece and the tail, और middle piece के transverse section से और tail के transverse section से ये arise होता है, और ये प्रोजेक्ट करता है freely। इसका काम होता है कि ये फ्रीली मूव करे, मूव करने में स्पर्म की जो टेल होती है वो उसे फ्रीली ट्रांसपोर्ट करने में या फ्रीली मूव करने में इसे हेल्प करती है। ठीक है, और जो मैमेलियन स्पर्म होता है उसके पास एक एडिशनल आउटर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके पास 9 एसेसरी फाइबर्स होते हैं, 9 रिंग्स होती हैं। तो ये
किसमें था, टेल वाले पार्ट, एक मैमेलियन स्पर्म में ये होता है, ठीक है। तो मैमेलियन स्पर्म के हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, 4 पार्ट्स इसके होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हेड वाले पार्ट में कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे मैक्रोसोम कहते हैं, इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। दिस वन इज न्यूक्लियस, दिस वन इज नेक, दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के लिए होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, स्विमिंग में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और ये टेल वाला पार्ट है। तो हमने चारों पार्ट्स के बारे में पढ़ा, चारों पार्ट का डिटेल हमने पढ़ लिया है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ और कैसे फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने हार्मोन्स की बात नहीं करी थी, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हार्मोन एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट करता है एक हमें पता है कि ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ GnRH, जो तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, जब GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नाम के हार्मोन में जब ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है, जब ये ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो उस टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस भी आगे बढ़ती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे को बढ़ना स्टार्ट होती है या स्टार्ट हो जाती है। और ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। कब, प्यूबर्टी के टाइम पे। तो जो इंक्रीज लेवल होता है इस GnRH का, जो इंक्रीज लेवल होता है एंटीरियर, ये कैसे काम करता है, एक एंटीरियर प्यूटेटरी की तरह काम करता है और स्टिमुलेट करता है। GnRH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है जो सीक्रेशन हो गोनेडोट्रोपिन्स का, और 2 गोनेडोट्रोपिन्स वो क्या होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये एक्ट करता है लेडिक सेल, ये लेडिक सेल में काम करता है और स्टिमुलेट करता है कि वो क्या करे, एंड्रोजन का सीक्रेशन करे, सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एंड्रोजन के सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये आगे जाके क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है, मीन्स की स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो हार्मोन कौन से होते हैं, मेनली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, GnRH नाम का जो हार्मोन है इसका अमाउंट जब बढ़ जाता है तो ये इनिशिएट करता है कि ये दोनों हार्मोन बढ़ें, और जब ये दोनों हार्मोन बढ़ेंगे तो उसमें से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, एंड्रोजन को इनिशिएट करता है, और ये एंड्रोजन क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और FSH क्या करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है सर्टोली सेल में, ये तो लेडिक सेल में करता है और ये कहाँ करता है, सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल में जाता है और उनको स्टिमुलेट करता है कि आप सीक्रेट करो कुछ फैक्टर्स को जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करें, ठीक है। ये अगर स्पर्मियोजेनेसिस ही नहीं होगा तो फिर स्पर्मेटिक्स कैसे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा ना, तो इसलिए पहले FSH आएगा। FSH स्पर्मियोजेनेसिस को इंड्यूस इनिशिएट करवाएगा, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, सर्टोली सेल की हेल्प से। उसके बाद LH आएगा और वो स्पर्मेटोजेनेसिस को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, एंड्रोजन्स आर टेस्टिकुलर हार्मोन्स विच फंक्शन टू मेंटेन द एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड इन मेल। तो ये क्या करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स होते हैं, यानी कि टेस्टिस से अराइज हुए हार्मोन होते हैं या टेस्टिस में अराइज होने वाले हार्मोन होते हैं जो कि एसेसरी डक्ट और ग्लैंड को मेंटेन करके रखते हैं मेल में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। गैमेट फॉर्मेशन में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ा, और साथ ही साथ उसके बाद हार्मोन कौन कौन से जरूरी होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, हमने वो भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis मीन्स एग फॉर्मेशन, ठीक है। oogenesis और एग फॉर्मेशन।
तो सबसे पहले oogenesis में भी यही होता है, 3 पार्ट आएंगे, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। तो सबसे पहले साइट ऑफ अकरेंस, कहाँ पे एग फॉर्मेशन होता है, तो ये कहाँ होता है, ओवरीज ऑफ एग, या ओवरीज जो होती हैं ये कहाँ होता है, ओवरीज में होता है, ठीक है, ओवरीज में ही होगा। और बिफोर बर्थ, देखो इतनी ये कॉम्प्लिकेटेड, फीमेल में एग बनने की प्रोसेस जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हम बोल सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है बिफोर बर्थ। मेल में तो प्यूबर्टी के बाद स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जब 14-15 साल के हो जाएंगे तो तब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल की बॉडी में एग फॉर्मेशन की प्रोसेस उसके बर्थ से पहले ही हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन ये कंप्लीट होती है कब, ये तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द ओवरीज, एग फॉर्मेशन बिगेन बिफोर बर्थ बट इट कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट तभी होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन स्टार्ट कब हो जाती है, बर्थ से पहले ही, ठीक है। तो नाउ प्रोसेस में कौन कौन से, वही 3 फेजेस आती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन, second one is growth, and third one is maturation. तो हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब एक फीमेल फीटस के फॉर्म में होती है, उसमें क्या होते हैं, कुछ सेल होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ सेल्स होती है ओवरी में, जो कि बाकी सेल से बड़ी होती है। कुछ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं जो कि अदर उसके आसपास की बाकी सेल से क्या होती है, बड़ी होती है, और उनके पास लार्जर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो ये सेल क्या करती है, माइटोसिस करती है और अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल का फॉर्मेशन करती है, जिसे oogonia या एग मदर सेल कहा जाता है। और जब हमने स्पर्म पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल। तो यहाँ पे को क्या होता है, कुछ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स होती हैं, और वो अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल क्या होती हैं, माइटोसिस डिवीजन करती हैं। माइटोसिस डिवीजन का जो रिजल्ट होता है वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, oogonia का। oogonia को क्या कहा जाता है, एग मदर सेल, यानी कि यही वो सेल हैं जिनसे कि एग का फॉर्मेशन होगा या ओवा का फॉर्मेशन होगा, कहाँ, ओवरी में। तो उसके बाद जो oogonia होता है, अब सेम जैसे हमने स्पर्म में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं। जो oogonia होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ये होता है, ठीक है। यानी कि एग मदर सेल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मल्टीप्लाई करेगा, माइटोसिस डिवीजन, लगातार माइटोसिस डिवीजन करता है, और इसे कहाँ प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, स्ट्रोमा में। जब हमने मैमेलियन ओवरी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने स्ट्रोमा वाला पार्ट आपको दिखाया था, एक कॉर्ड की फॉर्म में उस स्ट्रोमा में इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, द एग ट्यूब और ऑफ पफलर, ठीक है, एग ट्यूब उसे कहा जाता है। बाद में ये एक राउंड मास, कुछ इस तरीके से राउंड मास वो बना देता है, ठीक है, एक राउंड मास का फॉर्मेशन वो करता है, और जो कि इसे हम क्या बोल देते हैं, एग नेस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला डायग्राम हमने देखा था ना, इस डायग्राम में हमने यहाँ पे देखा था, एक राउंड मास का फॉर्मेशन करता है जिसे हम क्या कह देते हैं, एग नेस्ट, ठीक है। वन सेल इन द एग नेस्ट, इसी एग नेस्ट में, एग नेस्ट मीन्स, और ये वाला पार्ट क्या था हमारा, स्ट्रोमा पार्ट था, ये ओवम है पूरा सा, तो ये दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो अब इसमें क्या हो रहा है ना, इस एग नेस्ट में प्रेजेंट जो सेल है, इनमें से एक सेल क्या करेगा, ये ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इसी में से एक सेल ग्रो करेगा और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। क्या करता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन oogonia में, oogonia से एग नेस्ट में प्रेजेंट जो सेल है वो किसका फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन ये करता है, और ये क्या होता है, फ्यूचर ओवम, यही आगे जाके एग का फॉर्मेशन करने वाला है। बाकी के जो oogonia हैं वो क्या करते हैं, हमने स्पर्म में भी तो ऐसे पढ़ा था ना, और डिवाइड करते रहते हैं, एक आता है और साइज में ग्रो हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग हुआ। oogonia, इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, एग नेस्ट में आया, स्ट्रोमा में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, और यहीं पे प्रेजेंट रहता है एग नेस्ट। एग नेस्ट में से एक ओवम निकलता है और वो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ के जो बाकी के oogonia होते हैं
नेस्ट में वो अपनी पोटेंशियलिटी खो देते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ के में खोते हैं? प्राइमरी oocyte बनने की पोटेंशियलिटी उनके पास नहीं होता है, इतना पोटेंशियल उनके पास नहीं होता है कि वो प्राइमरी oocyte बने या आगे जाके वो एग बने, इतना पोटेंशियल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, एक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाते हैं, वो एक लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं और उस लेयर को कहते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियम। ठीक है, एक रेगुलर लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल हम उसे कह देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो राउंड, जो कि पूरा प्राइमरी oocyte के चारों तरफ है, कुछ इस तरीके से वो आ जाता है। ठीक है, जैसे ये प्राइमरी oocyte है तो चारों तरफ उसकी प्रोटेक्शन की तरह प्रोटेक्ट करते हैं उसको, तो चारों तरफ उसके कवर कर देते हैं उसको। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte एंड फॉर्म अ रेगुलर लेयर फॉलिकुलर एपिथेलियल राउंड प्राइमरी oocyte टू प्रोटेक्ट एंड नरिश इट, प्रोटेक्शन भी करेंगे और इसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो एक नया स्ट्रक्चर अब बना, कैसे, जो ये एग सेल था इसके बाहर से एपिथेलियल सेल आई, एक नया स्ट्रक्चर जो बना, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं यंग और प्राइमरी ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल। इसे क्या बोल दिया जाता है? यंग और प्राइमरी ओवेरियन और ग्राफियन, GRAAFIAN, ग्राफियन फॉलिकल इसे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, द लेचर सिंक डीप इनटू स्ट्रोमा, बहुत नीचे स्ट्रोमा में चले जाते हैं और जैसे जैसे यंग फॉलिकल ऐड होते हैं इसमें, तो ये क्या करता है, ओवरीज की ग्रोथ भी होने लगती है। ठीक है, यंग फॉलिकल्स का बढ़ना मीन्स ओवरी की ग्रोथ होना, धीरे धीरे ओवरी की भी ग्रोथ होने लगती है। और जो प्राइमरी oocyte हैं वो क्या रहते हैं, प्रोफेज वाली कंडीशन में ही रहते हैं। ठीक है, प्रोफेज स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज स्टेज होती है ना, वहीं पे वो रहते हैं अनटिल जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के ठीक पहले एडल्ट फीमेल में ओव्यूलेशन होने तक ये प्रोसेस ऐसी ही रहती है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड। फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड मीन्स मतलब कि यहाँ पे को अब हुआ क्या, देखो ये हम पढ़ रहे थे कि जो फीमेल है, फीमेल में बर्थ से पहले ही एग फॉर्मेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो मल्टीप्लिकेशन फेज कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या होता है, अब जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थी, माइटोसिस डिवीजन किया, ओवोनिया बना, प्राइमरी oocyte बना, यंग और प्राइमरी ओवेरियन या ग्राफियन फॉलिकल बना। अब ये उस फीमेल की प्यूबर्टी आने तक या उस फीमेल में ओव्यूलेशन होने तक, ओव्यूलेशन कब होगा, जब फीमेल में प्यूबर्टी आएगी, यानी कि जब उसकी बॉडी में हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे। कब हो सकता है, 10 से 12 साल की एज में, हो सकता है 14-15 साल की एज में, नॉर्मली जो एवरेज लिया जाता है 10 to 12 ईयर की फीमेल में। तो तब तक के लिए, उन 10 या 12 सालों के लिए वो क्या हो जाता है, रेस्टिंग पीरियड में, इसी ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, अब इसको क्या बोल दिया फिर, फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड। अब फर्स्ट स्टेप बोला क्योंकि एक रेस्टिंग पीरियड और आएगा आगे। ठीक है, फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड। अब देखो होता क्या है, एक अबाउट 2 मिलियन ऑफ दीज फॉलिकल, 2 मिलियन के आसपास ये फॉलिकल्स होते हैं बर्थ से पहले। किसी भी फीमेल के बर्थ से ही पहले उसकी बॉडी में 2 मिलियन के आसपास ये फॉलिकल्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉलिकल्स ऐसे होते हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक वो डिजेनरेट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। देयरफॉर एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो दोनों ओवरी में प्यूबर्टी आने तक 60,000 से 80,000 तक प्राइमरी फॉलिकल्स ही बच जाते हैं हर एक ओवरी में। कितने से लेके 2 मिलियन फॉलिकल्स को जो पहले थे उनमें से आगे बढ़ते बढ़ते वो इतने डिजेनरेट होते 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 और वो कितने बच जाते हैं, 60 से 80,000 तक ही उनका नंबर फिर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है हमारा, ये तो हमारा किसमें हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज में। मल्टीप्लिकेशन फेज में ग्राफियन फॉलिकुलर बनता है। अब बात आती है ग्रोथ फेज की। सेकेंड फेज यहाँ पे स्टार्ट होता है, ग्रोथ फेज। ये जो ग्रोथ फेज जो होता है प्राइमरी oocyte का, वो बहुत लंबा होता है, एक्सटेंडिंग ओवर मैनी ईयर्स, बहुत साल लग रहे हैं ना, बहुत साल लग रहे हैं ग्रोथ फेज में आने तक। फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड में वो रह गया है 12, 13, 14 साल, बहुत साल इसमें लगते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज करता है। ग्रोथ फेज में
साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंक्रीज होता है, और न्यूक्लियस भी बड़ा होता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियस इनलार्ज आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद ये इंक्रीज होता है, और जो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल है वो सराउंडेड हो जाते हैं और ज़्यादा लेयर से, इसमें और ज़्यादा लेयर्स आ गई होंगी ना, फिर ज़्यादा लेयर आ जाती हैं ग्रेन्युलोसा की, और नए थीका सेल का फॉर्मेशन होता है, नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ताकि सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज आए, सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल्स बने, ठीक है। तो यहाँ पे को इसके बाद ग्रोथ फेज में क्या आएगा, सेकेंडरी फॉलिकल सेल, ठीक है। अब क्या होता है थर्ड फेज, ग्रोथ फेज में यही होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल बनते हैं, और थर्ड फेज आती है फिर मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है ना, इस फेज के टाइम पे जो सेकेंडरी फॉलिकुल होते हैं या सेकेंडरी फॉलिकुलर जो सेल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, टर्शियरी सेल में, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और पूरा एक फुल ग्रोन प्राइमरी oocyte क्या करता है, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। अब यहाँ पे को फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होता है और 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, 2 डॉटर सेल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और जो डिवीजन होता है यहाँ पर साइटोप्लाज्म का, द डिवीजन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म इज वेरी अनइक्वल, ये बहुत ज़्यादा अनइक्वल होता है, जिसमें कि एक डॉटर सेल तो बहुत छोटा बन जाता है और एक डॉटर सेल बहुत बड़ा बन जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ आपको शो करूंगी, एक डॉटर सेल बहुत बड़ा, दूसरा डॉटर सेल बहुत छोटा हो जाता है, तो जो बड़ा सेल होता है उसे तो सेकेंडरी oocyte कह दिया जाता है, और ये रिसीव करता है, और जितना भी साइटोप्लाज्म है ना उस प्राइमरी oocyte में, इस प्राइमरी oocyte का, ये प्राइमरी oocyte जो था, जो आगे जाके चेंज हुआ होगा, तो इसका जितना भी साइटोप्लाज्म था ये बड़ी वाली सेल ले लेती है, ठीक है, लार्ज सेल ले लेता है, और आगे एक अच्छी बॉडी अपनी बना लेता है। और जो स्मॉल सेल होता है उसे फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है, या पोलोसाइट भी से कहा जाता है। ये कंसिस्ट करता है ऑलमोस्ट एक बेयर न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 होते हैं अगर ह्यूमन की बात करें। जैसे फर्स्ट मियोसिस डिवीजन क्या होता है, रिडक्शनल होता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte क्या करता है, फिर अंडरगो करता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन को स्टार्ट करता है, सेकेंडरी जो होता है सेकेंड मियोसिस डिवीजन करेगा, और यहाँ पे मेटाफेज में ही रहता है, विच डज नॉट प्रोसीड, लेकिन सेकेंडरी मियोसिस डिवीजन तो करता है, लेकिन मेटाफेज से आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि इसकी यहाँ पे आ जाती है सेकेंड रेस्टिंग फेज, और वो फेज इसलिए आती है क्योंकि एग तो बन गया, ओव्यूलेशन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये फेज तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि स्पर्म आके एंटर नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये फेज आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि स्पर्म एंटर नहीं करता है। दिस इज सेकंड रेस्टिंग पीरियड। तो ये क्या हो गया, सेकंड रेस्टिंग पीरियड हो गया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी oocyte क्या करता है, फिर बाद में एक नए मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जो कि एग के चारों ओर होता है, ठीक है। सेकंड मियोसिस डिवीजन से पहले ही फॉर्म कर लेता है, इससे पहले कि सेकंड मियोसिस डिवीजन हो, यानी कि सेकेंडरी फॉर्मेशन हो, तो उससे पहले क्या करता है, जोना पेल्यूसिडा एग के चारों ओर एक आ जाती है, और बट रिमेन सस्पेंडेड इट मेटाफेज, और सस्पेंडेड उसी में रहेगा, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में ही रहने वाला है, लेकिन उससे पहले एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो सेकंड मियोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। फिर से अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज होता है, फिर से टूटता है, एक बड़े सेल में और एक छोटे सेल में। बड़ा वाला सब कुछ ले लेगा, सारा साइटोप्लाज्म ले लेगा, फिर एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, और ये प्रोसेस आगे चलता ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक एग के डेवलप होने में लगभग 13 साल लगते हैं, क्योंकि बिफोर बर्थ ही वो क्या हो जाता है, रेस्टिंग फेज में आ जाता है, ठीक है। तो एक सेल के बनने में अप्रॉक्स 13 ईयर लगते हैं, और जो पोलर बॉडीज होती है इनका कोई फंक्शन नहीं होता है, आगे जाके क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। इनका कोई काम उसमें नहीं रह जाता है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ oogenesis। क्या हुआ, ये क्रोमोसोम नंबर को दिखा रखा है, ये फेजेस हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था,
स्टेजेस ऑफ oogenesis, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अगर फीटस जब फीमेल फीटस फॉर्म में होती है तो उस टाइम पे जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल होती है वो डिवाइड तो कर रही है, देखो डिवाइड किया 46 क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम, ये oogonia यानी कि एग मदर सेल है, ठीक है। अब जब बर्थ हो जाता है तो जैसे ही बर्थ होगा ग्रोथ फेज में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी oocyte, ठीक है, इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले बर्थ के टाइम पे क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte सेल का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी oocyte सेल का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब किस में आ जाएगा, ये रेस्टिंग फेज में, यानी कि 13 साल अप्रॉक्स इसको ऐसे ही रहना है। अब जैसे ओव्यूलेशन होगा या जैसे प्यूबर्टी की एज में पहुंचे, ओव्यूलेशन हुआ, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये 46 क्रोमोसोम सब क्या हो जाते हैं, मियोसिस डिवीजन करते हैं। और मियोसिस डिवीजन का रिजल्ट है कि 2 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं, फर्स्ट 23 क्रोमोसोम एंड थर्ड 23 क्रोमोसोम। देखो लेकिन हमने कहा कि बहुत अनइक्वल डिवीजन ये होता है, मैचुरेशन फेज में बहुत अनइक्वल ये डिवीजन होता है। एक सेल तो बहुत बड़ा, एक डॉटर सेल बहुत बड़ी और एक डॉटर सेल बहुत छोटी बन जाती है। तो ये जो बड़ी वाली होती है सारा साइटोप्लाज्म इस प्राइमरी oocyte से सारा का सारा साइटोप्लाज्म ले लेती है क्रोमोसोम्स के साथ, और ये इसके पास कुछ नहीं होता है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी से कह दिया जाता है और पोलोसाइट भी इसे कहते हैं। और ये सेकेंडरी oocyte या मियोसिस सेकेंड, अब यहाँ पे को सेकेंडरी oocyte इसे कह देंगे। अब यहाँ पे को इसकी क्या आ गई, मियोसिस सेकेंड करेगा, मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज में ही ये रह जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे को फिर से किस में आ गया, रेस्टिंग फेज में आ गया, ठीक है, मेटाफेज सेकंड में रेस्टिंग फेज में ये आ गया। अब जैसे ही क्या होगा, अगर ओव्यूलेशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ये 2 फॉर्म में चेंज हो गया, एक बड़ी सेल बनाया एक छोटा सेल बनाया। अब इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये हमेशा, अगर कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये हमेशा इसी स्टेज में जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ मीन्स अगर ये यहाँ से स्पर्म एग के साथ मिला, फ्यूज हुआ, तो उस टाइम पे फिर से ये डिवीजन होगा, ठीक है, फिर से एक अनइक्वल डिवीजन होगा। यहाँ पे स्पर्म इससे मिलेगा, 23 एग 23 स्पर्म 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे ओवम में, किसके साथ, मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई हैं ये क्या हो जाएंगे, फिर से फ्यूज हो जाएंगे, फिर एक पोलर बॉडी बनेगी, यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बनी, और ये लगातार डिवाइड होती है और ये ऐसे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ये होता है क्या, गैमेट फॉर्मेशन या oogenesis हमारा ये था, ठीक है। हमने कैसे पढ़ा एग फॉर्मेशन, तो ये हमारा एग फॉर्मेशन था। आपको क्या करना है, इसे दोबारा से रिवाइज करना है। मेल वाले को भी oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही आपने पढ़ना है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम एग के बारे में पढ़ेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।